तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रजत कैंपस में। और जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे सीटेट क्वेश्चन पूछता है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज का, क्लास 6 से जो बिलोंग करता है, जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। सरकारें क्या होती हैं, क्यों होती हैं और सरकारें देश में क्यों जरूरी हैं। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट सरकार के बारे में। आपको पता होगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट कंट्री हो, हर कंट्री में कोई ना कोई गवर्नमेंट वर्क करती है। जितनी भी इस वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज को कोई ना कोई गवर्नमेंट रन करा रहा है। आखिर हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर बात करें इंडिया जैसे कंट्री की, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 135 करोड़ है, इतने सारे लोग मिलके डिसीजंस लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सभी मिलके अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को हम नाम देते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की फंक्शंस क्या क्या है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बनवाना हो गया, स्कूल बनवाना हो गया, उसके अलावा पार्क बनवाना हो गया, ये सारे फंक्शंस गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। अगर और फंक्शंस की बात करें तो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। कौन कौन से इसेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, उसके अलावा आपका क्लीन या सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। ये सारे फंक्शंस जो है एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कुछ और फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे पुअर्स की हेल्प करना। अब अगला बात ये है कि ये गवर्नमेंट पुअर की हेल्प कैसे करती है। आप सबको याद होगा कि गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी, तो बाई प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज, बाई प्रोवाइडिंग फ्री राशन, गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर। और गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे कैसे फंक्शन से देखते हैं। जैसे कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। आपको पता होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज चाइना या पाकिस्तान, इंडिया का हमेशा से इन कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हमेशा वॉर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो ऐसे सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना भी काम होता है किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इंश्योर करती है पब्लिक सेफ्टी, कि अपने कंट्री में रहने वाले सभी लोगों की सेफ्टी बरकरार रहे। दूसरा, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। पब्लिक वेलफेयर जैसे एमजी नरेगा की बात कर लें, जिसमें गवर्नमेंट आपको 100+ डेज जॉब गारंटीड देती है। इन केस अगर वो जॉब नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट जो होती है आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता प्रोवाइड करती है। दूसरा, गवर्नमेंट आपको जुडिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन केस अगर मान लो आप देश में वीक हो या कोई पावरफुल पर्सन आपको दबा के चला जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक और काम होता है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर आप गिल्टी नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट से सीख कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप कोर्ट के दरवाजे पे जा सकते हैं, जहां आपको डेफिनेटली जस्टिस दी जाएगी। अगर बात करें लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट बेसिकली 3 लेवल पे इंडिया में काम करती है। एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, जो हमारे पूरे कंट्री के लिए होती है, रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री। इसका काम होता है पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाना। दूसरी गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट होती है, जो हर एक स्टेट में काम करती है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और इसका काम होता है स्टेट विद इन स्टेट फंक्शन करना, स्टेट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करना, या अपने टेरिटरी में रह रहे लोगों की मदद करना, उनके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना, या उनके लिए नए नए स्कीम प्रोवाइड करना। ये काम होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तीसरी जो लेवल होती है, जो सबसे छोटे लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, जिसको हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं, जो आपके काम करती है विलेज में, टाउन्स में या लोकेलिटी में। जो गवर्नमेंट विलेज में वर्क करती है उसको हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ग्राम पंचायत, इसका काम होता है गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करना, गांव में रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराना, या और पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स को देखना। ये काम होता है आपका लोकल गवर्नमेंट का। उसके अलावा अगर बात करें एनसीईआरटी के एक इंपॉर्टेंट लिंक पे, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट लॉ बनाने के साथ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका, लॉ को इंप्लीमेंट करना। और इन केस अगर आप लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगाती है। जैसे जैसे एनसीईआरटी के केस स्टडी यहां पढ़ने को मिलता है कि टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल यू मस्ट हैव अ लाइसेंस, विदाउट इट यू कैन बी जेल्ड और फाइन। इन केस अगर आप गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बातों को मानने से मना करते हैं या नहीं मानते हैं,
तो उस केस में या तो गवर्नमेंट आपको जेल भेज सकती है या तो आप फाइन देना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए। अगला केस ये है कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्यों फोर्सफुली है कि आपको लॉ इंप्लीमेंट करना ही करना है या आपको लॉ मानना ही मानना है। तो दोस्तों ऐसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है उसका बेसिक पर्पस होता है पब्लिक सेफ्टी, ये इंश्योर करना कि आपके साथ साथ बाकी लोग भी जो हैं वो क्या रहें, सेफ रहें। दूसरा काम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास इस कंट्री में लेने के जितने भी कंट्री में डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजन लेना भी काम गवर्नमेंट का होता है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर टू इन्फोर्स दो डिसीजन, उन सारे डिसीजंस को क्या करना, इंप्लीमेंट करना, ये भी फंक्शन होता है किसका, गवर्नमेंट का। इन केस अगर गवर्नमेंट या इन केस अगर कोई आपको परेशान करता है या अगर आपको किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट की जो तीसरी ऑर्गन कही जाती है जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं, आप जस्टिस के लिए जुडिशरी के पास जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट होती कितने टाइप की है। अगर बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकार की होती है, जिसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट जो वर्ल्ड में कंसीडर की जाती है इसको हम लोग डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। लोकतांत्रिक नाम से क्लियर है कि एक ऐसी सरकार जिसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता हो, उस देश में रह रहे लोगों के द्वारा। तो अगर देश की सरकार उन देश के लोगों के द्वारा चुनी गई है तो ऐसी सरकारों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि है अपना प्यारा देश भारत, इंडिया। दूसरी फॉर्म जो गवर्नमेंट की कही जाती है इसको हम लोग मोनार्की कहते हैं। इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें लोगों का कोई योगदान नहीं होता। दूसरा, गवर्नमेंट जो होती है वो बाउंडेड नहीं होती है कि वो आपके हर लॉज का या जो भी गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट कर रही है वो आपको रिस्पॉन्स दे या ना दे, गवर्नमेंट इसके लिए बाउंडेड नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार जो होती है अपने हर एक एक्शंस को एक्सप्लेन करती है कि वो डिसीजन क्यों ले रही है या उससे पब्लिक पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है या कंट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर बात का एक्सप्लेनेशन देती है, जबकि मोनार्की गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मोनार्की की बात करें तो अभी भी कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहां आपको मोनार्की देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहां आज भी मोनार्की सिस्टम लागू है। दूसरा, एक गवर्नमेंट और होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ये कौन सी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तानाशाही सरकार। तानाशाही सरकार यानी एक ऐसी सरकार जो अपने डिसीजंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, जिसके किसी भी डिसीजन में लोगों का कोई रोल प्ले नहीं होता है, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तीनों में से जो सबसे बुरी सरकार मानी जाती है या जो सबसे अनफेवर्ड गवर्नमेंट मानी जाती है जिसको हम लोग डिक्टेटरशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ और फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स, मतलब कि जो भी नेता चुन के आते हैं, जैसे अभी हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो भी गवर्नमेंट रूल करती है या कब तक रूल करेगी ये सब डिसाइड होता है यहाँ के लोगों के द्वारा। एक फिक्स टेन्योर तक गवर्नमेंट रूल करती है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स होता है। तो 5 साल के बाद अगर गवर्नमेंट लोगों के बातों पे या लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है कि उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट हैव ऑल द पावर कि वो चुनी हुई सरकारों को क्या कर दें, अगली बार ना चुने। नेक्स्ट थिंग इज, अभी की सरकारें जो होती हैं या अभी की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो होते थे छोटे देश में, बहुत सारे लोग जितने भी लोग होते थे वो आपस में जब भी कोई डिसीजन होता था वो एक मीटिंग करते थे और वो कलेक्टिव डिसीजन लेते थे कि अपने एरिया में क्या करना चाहिए, किस चीज की कमी है या चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। बट इन द करंट सिनेरियो, अ कंट्री हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 145 करोड़, इट इज नॉट पॉसिबल कि देश के सारे लोग जो हैं एक जगह बैठे और इकट्ठा होकर डिसीजन ले पाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सभी मिलके अपने में से कुछ लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जो हमारी एस्पेक्ट्स को, जो हमारे नीड्स के लिए काम करें, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करें।
इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें लोग जो होते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, वो वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने अपने रीजन को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं और अपने अपने एरिया के इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाते हैं और उस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। और इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट थिंग इज कि रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं या देश के कौन से लोग हैं जो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि ऑल द एडल्ट्स इन अ कंट्री आर अलाउड टू वोट। मतलब कि हम अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोटिंग के थ्रू ही चूज करते हैं। और हमारे देश में जितने भी लोग हैं क्या वो सारे वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं? जी नहीं। अगर आप वोट देना चाहते हैं, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होने चाहिए। यानी देश में जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और वो भारत के नागरिक हैं, ऐसे सभी लोग जो हैं कि सरकारों को चुन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एनआरआईज जो हैं, एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो दूसरे देश में रह रहे हैं, क्या वो सरकारों को चुनने में अपना वोट दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपकी सिटीजनशिप कहीं और कंट्री की है, किसी और देश की है, तो आप सरकारों को चुनने में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होता है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप इन केस कि आप एक टाइम पे या तो भारत की मेंबरशिप ले सकते हैं या किसी और कंट्री के। आप एक साथ भारत और किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, जिसको हम लोग सिंगल सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की वो है सफरेज मूवमेंट। अब ये सफरेज मूवमेंट क्या है ये इसको समझते हैं। जब सरकारों को चुना जाता था पिछले समय में, जैसे कि आप बात कर लीजिए रशियन रिवॉल्यूशन की या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो गवर्नमेंट को चूज करने के लिए वुमेन्स का कोई रोल नहीं होता है था। मतलब कि ऑल द वुमेन डजंट मैटर वेदर शी इज लिटरेट और इलिटरेट, वेदर शी इज रिच और पुअर, उनका कोई रोल नहीं होता था सरकारों को चुनने में। यानी सारी महिलाएं जो थी वो सरकार चुनने में अपना कोई रोल प्ले नहीं करती थी। तो हुआ क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, बहुत सारी महिलाओं ने, स्पेशली फ्रेंच की महिलाओं ने काफी लंबे समय तक स्ट्रगल किया और फाइनली 1928 के अराउंड, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, 1928 के अराउंड फ्रेंच की वुमेन्स को जो है वोटिंग राइट्स मिल गए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया जैसे ही रिपब्लिक हुआ, यानी अगर हम बात करें 1947 जब हमको आजादी मिली, तो आफ्टर बीइंग अ रिपब्लिक जितने भी भारत में रह रही महिलाएं हैं या पुरुष हैं उन सबको एक साथ वोटिंग राइट्स दिया गया। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि सफरेज मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसका सिंपल टर्म है राइट टू वोट, यानी वोट का अधिकार, जिसको हम लोग सफरेज बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जहां यूएसए में मिला था और ईयर था 1920, यानी 1920। इस समय सोचिए 20वीं शताब्दी में पहली बार महिलाओं को जो है कि वोटिंग का राइट्स मिले थे। नेक्स्ट थिंग, द सेकंड कंट्री थी जो कि यूके, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहां महिलाओं को जो वोटिंग राइट थे वो 1928 में मिले थे। और इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जैसे ही भारत आजाद हुआ, जो पहले इलेक्शंस हुए उसमें भारत की महिलाओं को भी वोट देने का पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिया गया था। तो ये जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट पूछ सकता है आपसे कि गांधी जी का क्या ओपिनियन था महिलाओं के वोटिंग के बारे में, या गांधी जी क्या सबके वोटिंग के खिलाफ थे, या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ही था जिससे चाहते थे कि गांधी जी वोट देने का अधिकार मिले। तो गांधी जी की लाइन को कोट की गई है एनसीईआरटी में कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। यानी गांधी जी कहना चाहते हैं कि मैं ऐसी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करना चाहता या नहीं करता जिसमें अगर आपके पास वेल्थ है तो आपको गवर्नमेंट चूज करने का राइट है, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका मोरल अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आपके पास वेल्थ नहीं है या आप इलिटरेट हो तो वोट देने का आपको अधिकार नहीं देना चाहिए। ऐसा गांधी जी का मानना था कि ये गलत स्टेटमेंट है। यानी जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों
चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी जितने भी किसी भी कंट्री में रहने वाले एडल्ट पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि सरकार क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती हो, लॉ मेकिंग करती हो, लॉ बनाती हो कंट्री के लिए, लॉ को इंप्लीमेंट करना और ज्यूडिकेट करना, ये काम होता है गवर्नमेंट का। अगर बात करें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। दूसरी गवर्नमेंट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो रूल करती है स्टेट को। और तीसरी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो वर्क करती है विलेज में, टाउन्स में और स्मॉल सिटीज में। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया। विलेज में जो गवर्नमेंट रूल करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा हमने सीखा, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा हमने सीखा कि गवर्नमेंट होती कितने टाइप की है, जिसमें से हमने 2 गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। एक जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरी गवर्नमेंट जिसको हमने पढ़ा, जिसका नाम था मोनार्की, जिसमें राजा शासन करता है, जिसमें किंग या क्वीन होते हैं। जिसका एग्जाम्पल हमने देखा है यूनाइटेड किंगडम। और इसमें गवर्नमेंट जो होती है बाउंडेड नहीं होती है अपने कि वो आपको अपने द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस को जस्टिफाई करे, लेकिन डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट बाउंडेड होती है अपने सारे डिसीजंस के लिए। एक और गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जिसमें रूलर जो होता है, ये भी अपने डिसीजंस के लिए लोगों पे बाउंडेड नहीं होता है, यानी ये फ्री डिसीजंस ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, जिसका नाम था सफ्रेज मूवमेंट। तो आशा करता हूं कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे लगा कि आपको समझ में नहीं आया या जिसमें कंफ्यूजन हो, तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को डिस्कस करूंगा, और कल जो है कि इससे इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू चैप्टर 1 से बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।